हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। ओके, तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर लेके, तो एक इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है। तो जैसे जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे, क्या यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है क्या वो कठिन है या फिर हमने इसको बनाया है? हमने मतलब क्या हम सब मिलके इस एग्जाम को कठिन किए, स्टूडेंट्स इसको कठिन बनाए, या फिर यूजीसी नेट एग्जाम ही बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और बहुत ही कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं? ओके, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या यूजीसी नेट एग्जाम धीरे धीरे डिफिकल्ट की तरफ मूव करते जा रहा है, डिफिकल्ट होते जा रहा है, या फिर स्टूडेंट सही से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडेंट सब मिलके जो होता है इस एग्जाम को कठिन बना रहे हैं। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं फटाफट से इस सेशन को, जितने भी आपके फ्रेंड है फटाफट से उनके साथ शेयर कीजिए। जो भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं फटाफट से लाइक कीजिए, और जो भी हमारे इस चैनल में नए हो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशंस आपको यहाँ पे आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे मिलते रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला 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 ये आता है कि देखिए, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका सिलेबस को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे देखिए, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहां पे जो आपके जो सब्जेक्ट है बहुत ही भास्ट सिलेबस है। ये जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो ना, ये सिलेबस बहुत ही भास्ट है। ओके, तो जैसे आप सोशल साइंस के फील्ड में ले लो, कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, तो यहां पे सिलेबस बहुत बड़े रहते हैं। 10 यूनिट आपको प्रिपेयर करने होते हैं, उसके साथ साथ पेपर 1 के भी कंटेंट होते हैं। तो आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ने पड़ेंगे। और अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके, वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको पूरा घुमा फिरा के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको पूरा भास्ट सिलेबस आपका है यहाँ पे, तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, हर एक चीज को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। ये एग्जाम इसलिए डिफिकल्ट होते जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज हमें पढ़ना पड़ रहा है, और ऐसे भी कुछ सवाल प्रश्न होते हैं, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे एग्जाम में जो कि हमारे सिलेबस में भी नहीं होते हैं। तो इसी के लिए ना सिलेबस को पढ़ना, उसके साथ साथ नॉलेज लेना बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है, बहुत सारे बच्चों के से नहीं हो पाता है। तो इसी के लिए एग्जाम डिफिकल्ट होते जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेप्थ ऑफ नॉलेज। अब देखिए, अगर आप इस एग्जाम को देने जा रहे हो तो नॉलेज, डेप्थ ऑफ नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। ओके, नॉलेज की गहराई आपको अच्छे से होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पेपर 2 हो गए, पेपर 2 में अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा तो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आजकल कोडिंग वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहां पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आपका अगर एनालिसिस करने की शक्ति नहीं होगी, अगर आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाओगे, प्रॉपर तरीके से आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा, तब आपके लिए एग्जाम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएगा। तो डेप्थ ऑफ नॉलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी जो एग्जाम हो रहा है, अब यहां पे वो आपका बेसिक मांगता है। ओके, फंडामेंटल चेक करता है कि आपका फंडामेंटल क्लियर है कि नहीं है, आपको प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं आप जो भी सब्जेक्ट में देने जा रहे हो। ओके, चलिए डेप्थ ऑफ नॉलेज हो गया। लिमिटेड टाइम, देखिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे ना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, प्रिपरेशंस के टाइम में भी मैनेज नहीं कर पाते हैं और एग्जाम के टाइम में भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, ये एग्जाम आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। पेपर 1 में देखिए, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो 150 क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना होता है 3 घंटे में। पेपर 1 को कितना समय देना है, पेपर 2 को कितना समय देना है, ये भी एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है बच्चों के लिए। कोई कोई ऐसे होते हैं बच्चे जो कि पेपर 1 में ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, पूरा वेस्ट कर देते हैं। कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं पेपर 2 में ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो इसी के लिए टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं कर पाते हैं लिमिटेड टाइम के कारण, ये उनके लिए ये एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते रहता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पकड़ लो, XYZ, सभी में लिमिटेड टाइम होता है। ओके, और वहां पे जो क्लॉक रहता है एग्जाम में, घड़ी जो होता है वो धीरे धीरे कम होते रहता है। तो एक टाइम प्रेशर आ जाता है दिमाग में। अगर आपके दिमाग में प्रेशर आ गया एग्जाम के टाइम में, तो डेफिनेटली आपके लिए एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हाई कंपटीशन। देखिए, आज का जमाना में हम कॉम्पिटिटिव दुनिया में जी रहे हैं। ओके, तो जैसे वो 3 इडियट्स मूवी में भी डायलॉग मारा गया है, 3 इडियट्स मूवी में भी बोला गया है, अगर आगे बढ़ोगे नहीं, अगर फर्स्ट नहीं मांगोगे तो कोई आपको कुचल के आगे निकल जाएगा। तो इसी तरीके से कंपटीशन बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इस एग्जाम में कंपटीशन है,
बहुत सारे बच्चे आज के समय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, जेआरएफ क्लियर करके रिसर्चर बनना चाहते हैं। तो कंपटीशन इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। ओके, तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। किसी किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, तो कोई कोई ऐसा भी होते हैं जिनका 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाता है, तो वो टाइम प्रेशर है। ओके, तो प्रेशर हैंडल करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो कॉम्पिटिशन्स की वजह से भी एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चेंजिंग पैटर्न। देखिए पैटर्न जो है कंप्लीटली सिलेबस चेंज हो रहा है। पहले का पैटर्न जब सीबीएसई कंडक्ट करता था एग्जाम कंप्लीटली डिफरेंट था, डायरेक्ट सवाल पूछे जा रहे थे। बट अभी जब से एनटीए कंडक्ट कर रहा है, हर साल इसका डिफिकल्टी लेवल, हर साल इसका पैटर्न चेंज होते जा रहा है। घुमा फिरा के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब वही चीज है, अगर किसी ने रट के गए होंगे इस एग्जाम को देने के लिए, उनका क्लियर नहीं होगा। जिन्होंने अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी किया होगा दोनों में, पेपर 1 और पेपर 2 में अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, डेफिनेटली उनका पेपर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो पैटर्न चेंज हो रहा है। ओके, क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। पहले एक केस स्टडी पूछते थे, अभी 2-3 केस स्टडीज पूछ दे रहे हैं। तो पैटर्न चेंज के कारण भी बहुत ही दिक्कत हो जाता है, इसी के कारण डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ रहा है। लिमिटेड सक्सेस रेट। अब लिमिटेड सक्सेस रेट यहां पे मैंने क्यों बता रहा हूं, देखिए यहां पे अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है, अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो 6%, अब ये वेरीज करते रहता है, ये वेरीज करते रहता है, कहीं कहीं पे 6% होता है, वो सीट के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं कहीं 5% बच्चों को हायर किया जाता, बच्चों को लिया जाता है, कहीं 4% भी हो जाता है, तो ये वेरीज करते रहता है। ये नेट के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपको जेआरएफ निकालना है तो 1% के अंदर आना है, जो कि हलवा नहीं है। ओके, जो कि इतना इजी काम नहीं है कि सबको ही हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही कम जन यहाँ पे आ सकते हैं। तो लिमिटेड सक्सेस रेट है, तो इसी के हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन स्टैंडर्ड भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पहले से पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझे अगर नेट क्लियर करना है तो मुझे 6% के अंदर आना पड़ेगा, मुझे अगर जेआरएफ क्लियर करना तो 1% के अंदर आना है। तो इसी के लिए सक्सेस रेट यहाँ पे लिमिटेड है। इसके कारण बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बैकअप कर लेते हैं इस एग्जाम को देने से। बट हमें बैकअप नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। डेफिनेटली हम इस सक्सेस रेट में आ सकते हैं। ओके, तो इसके वजह से भी ये एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये सीट्स के अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही स्टूडेंट्स को, बच्चों को सिलेक्ट करता है। तो लिमिटेड सक्सेस रेट्स आर देयर। ओके, चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। ओके, तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए जिसके रीजन के वजह से, जिसके कारण के वजह से ये एग्जाम डिफिकल्ट है। बहुत सारे बच्चे देखिए, ये तो हमारा सोचने का तरीका है कि एग्जाम डिफिकल्ट है या नहीं है। स्टूडेंट से बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता। आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपसे बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता इस एग्जाम में आपके लिए डिफिकल्ट है या फिर आप ये एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ओके, क्लियर होगा डेफिनेटली, बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए, माइंडसेट सही होना चाहिए, और जो प्रोसेस, जो पढ़ने का प्रोसेस है वो सही होना चाहिए। अगर आपने इन प्रोसेस के ऊपर अपने अगर अच्छे से काम किया तो एंड रिजल्ट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आएगा। तो हमेशा प्रोसेस के ऊपर ही काम फोकस कीजिए। रिजल्ट के बारे में अभी सोच के कुछ भी फायदा नहीं है। अभी जितना भी आपके पास समय बचा है, इन समय में अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़िए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाइए, डीप अंडरस्टैंडिंग लाइए, सिलेबस को अच्छे से समझिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। अगर ये सब चीज आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग विद मी। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होने वाला है। आइदर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।